लेक्चर नंबर 29 में हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दी वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक्सटर्नल एंगल का तुम्हें आइडिया है जो बाहर का एंगल होता है। रेगुलर ऑक्टागन ये वर्ड शायद नया है हमारे लिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जी, रेगुलर ऑक्टागन जो है हमारे पास मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। हमारे पास दो टाइप की डायग्राम्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ओपन डायग्राम, एक को हम बोलते हैं क्लोज डायग्राम। दैट डायग्राम इज कॉल्ड ओपन डायग्राम, दैट डायग्राम इज आल्सो ओपन डायग्राम। ठीक है जी, मतलब ये क्लोज नहीं है, और अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं सो दैट टाइप इज कॉल्ड क्लोज्ड डायग्राम। ठीक हो गया। तो क्लोज डायग्राम डिफरेंट टाइप साइड्स हो सकती हैं, इसकी एक दो तीन साइड्स हैं, सेम इसकी भी एक दो तीन साइड्स हैं, इसी तरह इसकी चार साइड्स हैं। इसी तरह कुछ डायग्राम्स हैं इसकी, जैसे कि फॉर्मल फाइव साइड्स हैं टू सो ऑन ना। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्लोज्ड डायग्राम होती हैं। अगर हम इनकी कैटेगरीज बनाते हैं तो क्लोज्ड डायग्राम को हम पॉलीगॉन का नाम देते हैं। ऐसी क्लोज्ड डायग्राम जिसकी साइड तीन या तीन से ज्यादा होती हैं, मिनिमम तीन होती हैं और या तीन से ज्यादा होती हैं। तो मतलब साइड्स जो हैं वो ग्रेटर देन आई इक्वल टू 3 होती हैं। तो ऐसी क्लोज डायग्राम जिसकी साइड्स तीन या तीन से ज्यादा होती हैं उसको हम पॉलीगॉन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो पॉलीगॉन की फिर अगेन टाइप्स हैं हमारे पास। अगर साइड्स तीन हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्राइएंगल। अच्छा जी, इसी तरह अगर साइड्स फोर हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड, क्वाड से मतलब फोर, क्वाड्रिलेटरल फोर टाइप की, फोर साइड से बनी हुई डायग्राम। फाइव को पेंटागन बोलते हैं, सिक्स को हेक्सा बोलते हैं, आठ को ऑक्टा बोलते हैं। तो ऑक्टा का हमें समझ आ गया कि ऐसी क्लोज्ड डायग्राम जिसकी आठ साइड्स होती हैं। ठीक हो गया। रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब ये है कि उसके अंदर 90 का एंगल भी बन रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसमें बात आ जाती है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव मजे की है, क्वाड्रिलेटरल की भी टाइप्स होती हैं, ट्रेपेजियम होता है, फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। ठीक है ना। इसकी टाइप में फिर आता है पैरेललोग्राम आता है। क्या डिफरेंस है वो फिर किसी दिन लेंथी या डिटेल में लेक्चर देखेंगे, तो वो एंगल की वजह से फर्क आ रहा होता है ना। पैरेललोग्राम की टाइप में आता है ट्राइएंगल, और ट्राइएंगल की टाइप में आता है स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है कि स्क्वायर जो है ये किसकी टाइप है। ठीक है जी। तो ट्राइएंगल की टाइप है स्क्वायर, ये याद रखिएगा। क्या फर्क है? ट्राइएंगल ऐसी पैरेललोग्राम है जो कि 90 का एंगल बनाती है, ऐसी पैरेललोग्राम जो 90 का एंगल बनाती है। तो पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं होता, जो सिंपल होती है। उसकी एक टाइप है, उसको हम ट्राइएंगल बोलते हैं, जिसके अंदर 90 का एंगल बन रहा होता है। और उसमें जो है, अगर उस ट्राइएंगल की चारों साइड बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर का नाम देते हैं। सो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल which is a parallelogram having all sides equal making an angle of 90 degree. So अच्छा जी, ऑक्टागन ऐसी आठ साइडेड डायग्राम जिसके अंदर क्या बन रहा हो, राइट एंगल बन रहा हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर ऑक्टागन। जी। तो वो कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, उसके एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इंटरनल एंगल क्या होता है, हम वो देख लेते हैं। और जैसे आपको आइडिया है एक्सटर्नल इंटरनल का, कि मेरे पास अगर एक डायग्राम है, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि ये एक डायग्राम है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड ट्राइएंगल, तीन साइड्स हैं तो इसको हम ट्राइएंगल का नाम देते हैं। तो इसके जो अंदर एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एंगल, और जो इसके बाहर एंगल बन रहा है किसी भी एक्सिस के साथ, यानी इस लाइन के अलोंग एंगल बन रहा है या इसका एंगल बन रहा है, इस ये दैट इज इंटरनल एंगल, और ये क्या होगा, इसका एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक हो गया। इसका ऐसे बनता है, ये वाला एंगल जो बन गया दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल। अच्छा जी, सो
एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, क्या होगा वो बताना है। उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। तो उसका फार्मूला ये होता है हमारे पास पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का या एक्सटर्नल एंगल का 360, क्योंकि टोटल एंगल जो है हमारे पास 360 ही होता है। 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो ये किसी की भी आप मालूम कर सकते हैं। किसी की मालूम मतलब ये है कि आपके पास अगर वो आ जाता है नंबर ऑफ साइड्स, फॉर एग्जाम्पल वो पेंटागन का पूछता है तो उसके एक्सटर्नल एंगल का यही फार्मूला है हर किसी का। तो 360, ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं, तो आप 360 को जो है 8 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। 360 को आपने डिवाइड कर देना है 8 पे, तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाता है वो आता है, अगर हम इसको कट करते हैं 2 के साथ तो ये 180 बनता है। ऊपर वाला 180 को हम पाई से डिनोट करते हैं, और नीचे वाला क्या बनता है 4, दैट इज 5/4। और ये आपका एक्सटर्नल एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं इंटरनल एंगल की अगर मालूम करनी हो, इंटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल का जो फार्मूला है वो ये है कि आप 180 में से एक्सटर्नल एंगल को माइनस कर दें। 180 में से आप एक्सटर्नल एंगल को माइनस कर देंगे तो वो उसका इंटरनल एंगल बन जाएगा। इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, वो 180 में से आप 45 को माइनस कर दें 135 बनेगा। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से किसी का भी वो पूछ सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल भी और इंटरनल एंगल भी। ये दोनों फार्मूलाज मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बन गया 5/4। रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांस्टेंट आर। वो कहते हैं कि रेडियस और टेंजेंट, रेडियस क्या है टेंजेंट क्या है, ये दोनों आपको कई बार डिफाइन किए हुए हैं, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर पढ़ा था सर्कुलर सर्कल वाला। जी, ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल में हमने, हमारे पास ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, और रेडियस वाली लाइन का वो कहता है, और इसी पॉइंट पे क्या है एक टेंजेंट लाइन है। ठीक हो गया जी। तो वो कहते हैं रेडियस और टेंजेंट लाइन, ठीक है जी, वो जिस पॉइंट पे मीट होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंट, या टेंजेंसी पॉइंट भी बोला जाता है। तो वो कहते हैं इनके दरमियान ये क्या पैरेलल हैं, नहीं ये क्या है परपेंडिकुलर है। इनके दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो बस उसने यही सिंपल सी आसान सी बात पूछी है जी। लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट करती है, तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax + b = 0, ये तो ऐसे आसान है। इसमें वो कहते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल होगी। इसके हवाले से मैं आपको 4-5 और ऑब्जेक्ट्स बता देता हूँ। हमारे पास जैसे कि ax + b = 0 है, ठीक है जी, सी ऑप्शन। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसमें अगर हम a को 0 कर देते हैं तो x भी 0 हो गया, तो वो b = 0 बन जाएगा। दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की कंडीशन ये है कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और अगर हम b को 0 करते हैं तो ax = 0, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन बन सकती है। ठीक है जी। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर जनरल की बात हो तो वो ax + b = 0 है, और अगर यहाँ पे b को आप 0 कर देते हैं, a को 0 करोगे तो वो लीनियर नहीं है, b को 0 करेंगे तो दैट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी तरह इसी से रिलेटेड जो है वो है ax के, जज़ाकल्लाह जी, इसी आपको शायद ये समझ ना आए तो मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूँ क्वाड्रेटिक से। तो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन ये है ax + bx + c = 0। अब इसमें अगर हम a को 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है bx + c = 0। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाती है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम a को 0 पुट करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लीनियर होगी। तो उसका आंसर है कि वो लीनियर बन जाएगी। अगर हम b को 0 पुट करते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर b को 0 पुट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ax + c = 0। क्या ये अब क्वाड्रेटिक है, हाँ जी है, और इसका नाम भी चेंज हो जाता है वैसे थोड़ा सा। ये होती क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की टाइप आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। अगर हम c को 0 कर देते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि ए एक्स के प्लस बी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, 0 इज आल्सो कांस्टेंट। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसी तरह ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। सो ये इनकी जनरल फॉर्म्स होती हैं। जी ओके। अच्छा जी, इसी तरह ये भी एंगल डिस्कस कर रहे थे। एक्सटर्नल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 120। पैरेललोग्राम का जो एक्सटर्नल एंगल है वो 120 आता है, फाइव उसने कहा है। देन द एडजेसेंट इंटरनल एंगल इज, इंटरनल एंगल उसका क्या बनेगा, दैट इज टू मच इजी। मैंने कहा चलें आपको, अब जैसे कि हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल दैट इज अ रेक्टेंगल, बट इसको हम अगर पैरेललोग्राम बना भी लें तो इसमें वो कहता है कि इसका एक्सटर्नल एंगल जो है वो 120 बन रहा है। ठीक हो गया जी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये एंगल वो कहता है आपके पास कितना बन रहा है, सॉरी दोबारा, 120 है। एक्सटर्नल एंगल 120 है, तो बाकी इंटरनल क्या होगा। अच्छा जी, जस्ट याद रखिए हमारे पास पैरेललोग्राम कुछ इस शेप से होती है। ठीक है। अब उसका अगर एक्सटर्नल एंगल जो है वो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। तो इंटरनल एंगल जो है वो कितना होगा, ये उसने पूछा है। वह ऐसे नहीं होता है, यहाँ से ऐसे होता है। हाँ जी। तो ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, हमेशा हमेशा याद रखें कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 120 है, तो एक लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। तो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 60 डिग्री एंगल बच जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 60 होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या आ गया, let x is equal to ABCD with topological space star that is equal to empty set B, AD, ABD, ACDE and X. If A is equal to ABC, then आगे उसने पूछा हुआ है। अब इनका मतलब क्या है, ए के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटीरियर, बल्कि हाँ ये तो एसोसिएटेड पॉइंट हो गया ना। हाँ ओपन इंटीरियर बोला जाता है। बी ऑप्शन है इसका। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटीरियर का साइन है ना, ए स्टार इज इक्वल टू। ओपन इंटीरियर क्या होता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में सबसे बड़ा जो आपके पास ओपन सेट है, सबसे बड़ा ओपन सेट वो आप देखेंगे वो है एक्स। क्या एक्स सारे का सारे में मौजूद है, नहीं। उसके बाद है ए सी डी ई, क्या ये सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है, नहीं। उसके बाद है ए डी, क्या ये सारे का सारा ए में मौजूद है, नहीं। उसके बाद है बी, क्या बी सारे का सारा सेट ए के अंदर मौजूद है, हाँ जी है। तो जो भी ओपन सेट ऐसा होगा, पहले ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है ना, जो भी ऐसा ओपन सेट होगा जो कि एक्स के सबसेट ए के अंदर मौजूद है, तो सच टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ ओपन सेट इज कॉल्ड, क्या नाम था इसका, हाँ ओपन इंटीरियर। तो ए स्टार इज इक्वल टू बी के इक्वल है। ए बी डी नहीं आएगा क्योंकि सारे का सारे इसके अंदर मौजूद नहीं है। ए के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ए तो ओपन सेट ही नहीं है, तो हमने सिर्फ ओपन सेट में से देखना होता है। A point x belong to A is said to be an isolated point of A if there exists an open set U that। इसका क्या मतलब है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो कि सिर्फ ओपन सेट में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। ठीक है, सिर्फ वन टाइम हो और इसके अलावा ओपन सेट और उस ए के अंदर जो है कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट एक्स है और एक्स के एलिमेंट हैं 3, ए बी और सी। ठीक हो गया जी। और मैं इसके ऊपर टोपोलॉजी को डिफाइन करता हूँ, और वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, उसके अंदर एक एम्प्टी सेट है। और सेकंड वन जो है हम कहते हैं कि उसके अंदर ए है। ठीक हो गया जी। और थर्ड वन जो है उसके अंदर बी है, सिमिलरली उसके अंदर ए बी है। ठीक है। एंड एट द एंड वी हैव एक्स। ठीक हो गया। अब हम एक ओपन सेट लेते हैं, जैसा कि ओपन सेट जो है वो
हाँ, एक्स का एक सबसेट ले लेते हैं जी, एक्स का सबसेट ले लेते हैं जिसको हमने नाम देना है ए का। तो मैं कहता हूँ जो सबसेट है वो है ए सी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक ओपन सेट लिया है ए बी। ठीक है, ओपन सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। तो इस ओपन सेट का मैं लेता हूँ इंटरसेक्शन। ठीक है, ओपन सेट का हमने क्या ले लिया है, इंटरसेक्शन, किसके साथ, ए के साथ। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो जस्ट ए आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। सो सच टाइप ऑफ अ पॉइंट जो कि जस्ट इंटरसेक्शन के बाद एक ही पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ए और बी क्या था, एक ओपन सेट था, तो ओपन सेट का इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ, तो वो जो पॉइंट आता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक हो गया सर। तो यहाँ पे इसको हम राइट कर देते हैं जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x by x दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसमें लिमिट डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये बनता है sin 0 by 0। तो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है दैट इज 0 by 0। ठीक हो गया जी। किसका आंसर जो प्रीवियस हमने पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन जो, जी इसका आंसर यही आएगा कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ वही एक्स पॉइंट कॉमन आना चाहिए। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये बन जाती है अनडिफाइंड फॉर्म। तो अनडिफाइंड को डिफाइंड बनाने के लिए हमने कुछ थ्योरम्स किए थे बैच 1 में, पहले ही वीक में जो हमने थ्योरम पढ़े थे, तो उसमें एक थ्योरम था साइन एक्स ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमने थ्योरम पढ़ा था। अब इस थ्योरम को अगर हम गौर से देखें तो इसमें ये देखें कि एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो को, एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो को, सो साइन 0 बाई 0। ठीक है जी, दैट इज अगेन वही 0/0 बन जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइन के आगे एंगल है, अगर वही एंगल नीचे होगा देन आंसर बन जाएगा। अब नीचे तो सिर्फ एक्स है, नीचे तो 2 नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 पे डिवाइड भी कर दिया। तो हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा जी, साइन 2x बनेगा डॉट 2। तो इस सारे का आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। सो 1/2 इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि इस सारे का आंसर जो है हमारे पास वो क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, जिसका बी ऑप्शन होगा। नहीं नहीं, सैंडविच थ्योरम सर ये नहीं होता, सैंडविच थ्योरम कुछ ऐसे होता है। सैंडविच थ्योरम ये है कि मैं आपको चलिए वो भी बता देता हूँ, इस बहाने बात में चल पड़ी है। तो सैंडविच थ्योरम का ऐसे होता है कि अगर लिमिट हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और वो इक्वल है, उसका लिमिट पॉइंट एल है। इसी तरह हम एक और फंक्शन लेते हैं जी ऑफ एक्स, और उसका लिमिट पॉइंट भी एल ही है। ठीक हो गया। और ये फंक्शन एफ जी और एच कैसे हैं, कि हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि फॉर एग्जाम्पल सबसेट है। अब सबसेट का साइन चलो यहाँ से उठा लेते हैं। फंक्शन एफ जो है वो सबसेट है एच का, और एच जो सबसेट है वो किसका है, जी का है। ठीक है, इन तीन फंक्शन इस तरतीब से हैं। और एफ का लिमिट पॉइंट भी एल है, जी का लिमिट पॉइंट भी एल है। तो जो दरमियान वाला फंक्शन है उसका लिमिट पॉइंट भी ऑटोमेटिकली एल होगा। सो दैट टाइप ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, एच ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी, ये सैंडविच थ्योरम कहलाता है हमारे पास। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8 पे। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट दैट, वो कहते हैं इसकी डोमेन किसके इक्वल होगी। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स हैं, बट हमने जस्ट टू मच आसान वाला कंसेप्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को बताने लगा हूँ, टीचर्स को।
ये है कि हमने डिस्कशन की थी अनडिफाइंड फॉर्म की। तो अनडिफाइंड फॉर्म में ये भी अनडिफाइंड है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म आ जाए, स्क्वायर रूट में अगर कोई भी नेगेटिव टर्म आ जाए ना, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आयोटा की शेप में आंसर आ जाता है, दैट इज आल्सो अनडिफाइंड फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि इसके स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, यानी नेगेटिव नंबर ना हो, तो हम x+1 को कह देते हैं कि दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि x की वैल्यू -1 के इक्वल हो सकती है और इससे बड़ी होगी। ठीक है जी। अब -1 के इक्वल हो सकती है तो इट मीन्स दैट कि वी हैव अ क्लोज इंटरवल, कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज इंटरवल है जिसमें x की वैल्यू क्या है, 1 है। ग्रेटर देन -1, अब -1 से अगर बढ़े तो आगे 0, फिर 1, अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दी गई। सो दैट इज अवर डोमेन। सिंपल, टू मच सिंपल कंसेप्ट है डोमेन फाइंड आउट करने का। सो आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियरली समझ आ चुकी होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर दैट। जी, जी सर, अमल खान बोलें प्लीज जल्दी से। -1 से इंफिनिटी, बी ऑप्शन है नहीं इसका, -1 से इंफिनिटी। चलें, लास्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 8। मुझे देखने दें, सज्जल बैठी हैं जी, बैठी हैं, जजाकल्ला। अच्छा जी, इसमें है कि व्हाट टाइम डज द 12 आवर क्लॉक रीड 80 आवर्स आफ्टर इट रीड्स 11। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें। क्वेश्चन में ये है कि वो कहते हैं व्हाट टाइम डज अ 12 आवर क्लॉक रीड 80। 12 घंटे वाली घड़ी है, ठीक है, और उस 12 घंटे वाली घड़ी में 80 घंटे के बाद, 80 घंटे के बाद हमें चाहिए 11 बजे हुए हमें नजर आने चाहिए। तो उस टाइम घड़ी पे क्या टाइम होगा, मतलब हमने ये बताना है व्हाट टाइम डज अ 12 आवर क्लॉक रीड 80 आवर्स आफ्टर इट रीड्स 11 PM। तो थोड़ा समझ का क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं कि 80 घंटे बाद हम घड़ी को देखें और उस पे 11 बज रहे थे, पहले 11 बज रहे थे, 80 घंटे के बाद उसके ऊपर टाइम क्या होगा। ठीक है। अब इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप 11 लिखें, उसके बाद 80 टाइम काउंट करें और फिर लिख दें यहाँ पे कि इसका क्या आंसर आता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा नंबर 3 वाला है, मॉड्यूल वाला सिस्टम जो है, जो हमने डिस्कशन की है, तो उसकी एप्लीकेशन ही मैंने फाइंड आउट की है। तो उनका क्वेश्चन था हमारे स्टूडेंट का, तो उन्होंने कहा था कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है मॉड्यूल वाले क्वेश्चन को, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। अच्छा जी, उसमें ये है कि 80 और अब पहले हम 80 को लेके आते हैं, 80 घंटे हैं, हम पहले इसको 24 घंटे पे कन्वर्ट कर देते हैं, बल्कि 12 आवर्स वाली क्लॉक है तो हम इसको 12 पे कन्वर्ट कर देते हैं ना जी। व्हाट टाइम डज अ 12 आवर क्लॉक रीड 80 आवर्स आफ्टर इट रीड्स 11। हाँ जी, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास घंटे कितने हैं, टोटल हमें कितने घंटे चाहिए, 80 चाहिए। मॉड्यूल घड़ी का टाइम कितने हैं, जस्ट 12 घंटे हैं, ठीक है ना, 3 days, ओके जी। तो वो क्या है, 12 है, 80 मॉड्यूल 12, ठीक है जी। और घड़ी पे बजने कितने चाहिए, 11 बजने चाहिए, तो हम लिख देते हैं +11 ओ क्लॉक। अब 80 मॉड्यूल 12, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब हमने देखना है अभी, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आपने 80 को तकसीम करना है 12 पे,
ठीक है जी। सिंपली आपने डिवाइड करना है 80 को 12 पे, 80 को 12 पे तकसीम करना है। तो वी हैव 12 6 72, रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। आपने इसका कोशिएंट नहीं लिखना, आपने जस्ट इसका रिमाइंडर लिखना है। वो कितना आ गया हमारे पास 8 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 8 जमा 11 तो उस पर बजने चाहिए ना जी, 8 जमा 11, सो दैट इज 19, और यानी 19 घंटे शो होंगे। बट घड़ी पे कितने घंटे होते हैं, 12 होते हैं ना जी। तो हम 19 में से 12 को माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे हमारे पास जो घड़ी है उसके ऊपर क्या बज रहे होंगे, 7 क्लॉक बज रहे होंगे। ठीक हो गया जी। जी 7 इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हम मॉड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इसकी एप्लीकेशन थी जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेक्चर एंड होने वाला है। जज़ाकल्लाह।